और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। आयुष यूनिवर्सिटी का सीएम ने निरीक्षण किया और साथ ही अफसरों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक भी की। आपको बता दें, कल एमएलसी चुनाव में नगर निगम बूथ पर मतदान करेंगे और 9वीं पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं गोरखपुर मामले में हो रही पूछताछ में रोजाना अब एक नया मोड़ आ रहा है। मामले में एटीएस की टीम की पूछताछ में ये बात सामने आई कि मुर्तजा का कनेक्शन आईएसआईएस संगठन से था। इस कनेक्शन में हनी ट्रैप का मामला भी सामने आया है। पहले दिमागी बीमारी, फिर सीएए एनआरसी के खिलाफ गुस्सा और अब आईएसआईएस से कनेक्शन। गोरखपुर मामले में हो रही पूछताछ में रोजाना नया मोड़ सामने आ रहा है। पहले गोरखनाथ मंदिर मामले में आरोपी मुर्तजा की इस करतूत के बाद जानकारी सामने आई थी कि ये दिमागी रूप से बीमार है। फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जाने के बाद एटीएस की टीम ने पूछताछ की तो खुद मुर्तजा ने बड़ा कबूलनामा किया, जिसमें बताया कि सीएए एनआरसी के खिलाफ गुस्सा था, इसलिए इस घटना को अंजाम दिया गया। और अब ऐसा कनेक्शन सामने आया है जिस पर पहले से ही शक था। मामले में एटीएस की टीम की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि मुर्तजा का कनेक्शन आईएसआईएस संगठन से था। मुर्तजा से एटीएस की पूछताछ में आईएसआईएस कनेक्शन सामने आया है। इस कनेक्शन में हनी ट्रैप का मामला भी सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुर्तजा अब्बासी का आईएसआईएस से संपर्क हनी ट्रैप के साथ शुरू हुआ। इसमें सामने आया कि मुर्तजा अब्बासी के पास एक ईमेल आया था। ये ईमेल किसी और का नहीं बल्कि आईएसआईएस के कैंप से एक लड़की का था। पूछताछ में मुर्तजा अब्बासी ने खुद अपने बयान में बताया कि एक लड़की ने अपनी फोटो भेजकर भारत आकर मिलने का वादा किया था। सिर्फ बात मुलाकात पर ही नहीं रुकी, बल्कि मुर्तजा ने इस लड़की को मदद के लिए 40,000 रुपए भी भेजे थे। मुर्तजा ने अपने बयान में जिस लड़की का जिक्र किया है, उस लड़की से बातचीत के दौरान मुर्तजा अब्बासी आईएसआईएस में शामिल होने की तैयारी कर रहा था। इतना ही नहीं, मुर्तजा ने अपने बयान में बताया कि उसने लड़की के बताए गए बैंक अकाउंट में 3 बार रुपए ट्रांसफर किए थे। मामले में लगातार रोजाना नया मोड़ सामने आ रहा है और नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। एटीएस ने अब मुर्तजा के पिता को भी अपनी जांच के दायरे में शामिल कर लिया है। मुर्तजा अब्बासी के पिता मुनीर अहमद अब्बासी को नोटिस जारी कर अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें कि हमलावर अहमद मुर्तजा अब्बासी ने एटीएस से पूछताछ में पहले सीएए एनआरसी का जिक्र छेड़ा था। सीएए एनआरसी पर मुर्तजा ने कहा था कि मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि कोई काम करने से पहले आदमी उसके बारे में सोचता है। मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है तो हमने सोचा अब कर ही दो भाई। नेपाल में भी नहीं सो पाए थे, कर्नाटक में भी मुसलमानों के साथ सही नहीं हो रहा था और इन्हीं सब विवादों को लेकर गुस्से में इस हमले को अंजाम दिया। एटीएस की पूछताछ में हो रहे अलग अलग खुलासों से मामले में लगातार नए मोड़ सामने आ रहे हैं। एटीएस को पूरा शक है कि मामला आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ा हुआ है, लेकिन एटीएस अपनी सारी जांच को सभी एंगल से खंगालने की कोशिश कर रही है। अब तक की आई जानकारी से ये तो पता चल गया है कि मुर्तजा देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की प्रक्रिया में था, लेकिन अभी जांच पूरी होने का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। उत्तर प्रदेश में लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ उन लोगों पर हो रहा है जो अवैध निर्माण और अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ अवैध निर्माण तथा
अवैध रूप से सरकारी ज़मीन पे जिन्होंने कब्जा कर रखा है उन पे किया जाए तथा सारी न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद किया जाए। इन चीज़ों के बारे में कोई ऐसा नहीं है कि कुछ भी सभी जगहों पे बुलडोज़र का इस्तेमाल किया जाना है। बुलडोज़र का इस्तेमाल बेजा कहीं नहीं की जाए, इस संबंध में निर्देश है कि किसी भी परिस्थिति में गलत इस्तेमाल इसका न होने पाए और जितने भी अधिकारी हमारे हैं पुलिस और प्रशासन के, इस चीज़ों को सुनिश्चित कराएंगे कि कोई भी इलीगल गतिविधि या लीगल एक्ट इन चीज़ों के लिए न की जाए। इसी को बार बार बताया जा रहा है। तो सर इसके लिए कुछ फिर से कोई गाइडलाइन जारी होगी? अवश्य जारी होगी। अगर निर्देश मिले हैं इसके बाद में संबंधित विभागों के द्वारा अपने जितने भी फील्ड के फॉर्मेशंस हैं उनको अवगत कराया जाए। उत्तर प्रदेश विशेष में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। फिर स्वागत है आप सभी का। कानपुर में देश की पहली ग्रीन कैंटीन का शुभारंभ किया गया और इस कैंटीन की खासियत यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले बर्तन और सामग्रियां पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है। कैंटीन में इस्तेमाल हो रही प्लेटें, चम्मच और चीजें गन्ने की खोई से तैयार की जा रही है। इससे पर्यावरण प्रदूषण से भी राहत मिलने की उम्मीद है। कानपुर में देश की पहली ग्रीन कैंटीन का शुभारंभ किया गया। इस कैंटीन को तैयार करने के लिए सारी बायोडिग्रेडेबल चीजों का इस्तेमाल किया गया है, जो पर्यावरण में प्रदूषण को कम करने के लिए मददगार साबित होंगी। कैंटीन में स्टूडेंट, अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक पहली बार ग्रीन कैंटीन का मजा लेते हुए नजर आए। जिन लोगों ने कैंटीन में आकर इसका आनंद लेना चाहा, उन सभी लोगों ने कैंटीन में खाना खाने के बाद यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली क्रॉकरी की तारीफ की। गन्ने की खोई से बने बर्तन में खाना खाकर एनएसआई इंस्टीट्यूट के छात्रों में बेहद खुशी नजर आई। सभी छात्रों को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए ये मददगार साबित होगी। हमें अपनी संस्था पे जो ऐसा सोचा है कि वेस्टेज से इतना अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दुनिया भर में मतलब कभी समाप्त नहीं होगा। मतलब अगर आज प्लास्टिक की कोई भी बोतल आप फेंकते हैं तो वो लाखों साल तक ऐसी की ऐसी रहेगी। काफ़ी प्रॉफिट है, में इससे हम बीमारियों से बचेंगे। यानी आजकल काफ़ी बीमारी हो रही है, कैंसर हो रहा है प्लास्टिक से, यानी तो इससे यह है कि संस्थान ने प्रयोग किया, बहुत अच्छी बात है। इससे पूरे भारतवर्ष के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो इससे बेनिफिट है हमें काफ़ी। देश में ग्रीन कैंटीन की पहल करने वाली संस्थान एनएसआई है, जिसके निदेशक प्रोफेसर नरेंद्र मोहन ने कल्याणपुर केंद्र में कैंटीन की शुरुआत की है। प्रोफेसर नरेंद्र मोहन ने जानकारी दी कि ये क्रॉकरी प्लास्टिक से ज्यादा सुंदर, थर्माकोल से ज्यादा मजबूत और पूरी तरह हाइजीनिक है। वहीं पेय पदार्थों के लिए मिट्टी का कुल्हड़ इस्तेमाल किया जाएगा और ये सभी बर्तन 45 दिनों में बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं। देश की पहली ग्रीन कैंटीन एनएसआई कानपुर केंद्र में खुली है, जिसके सारे बर्तन बायोडिग्रेडेबल के हैं। इनका क्या फ़ायदा होगा, इसको जानने के लिए इस वक्त एनएसआई के डायरेक्टर प्रोफेसर नरेंद्र अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। सर, जो एनएसआई में जो केंद्र में जो कैंटीन ग्रीन कैंटीन, इसका क्या मकसद है, इसको खोलने का क्या उद्देश्य है? देखिए, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट बहुत लंबे समय से पर्यावरण के संबंध में चर्चा कर रहा है और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किन बिंदुओं पे नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट को काम करना चाहिए, ताकि केवल चीनी उद्योग ही नहीं, संपूर्ण भारत में या संपूर्ण विश्व में हम किस तरीके से एक मैसेज दे सकें कि हम क्लीन और ग्रीन, ये इस तरीके की जो एक वातावरण है, एक जो एटमॉस्फेयर है, उसको क्रिएट कर सकें। चीनी मिलों के ऊपर हमने बहुत सारा काम किया है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम किया है और संस्थान को भी हमने एक स्वच्छ जो एक कैंपस है उसमें परिवर्तित करने पे काम किया है। ये थे डायरेक्टर एनएसआई जिनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने साफ तो बताया कि ये जिनके जो बर्तन है बायोडिग्रेडेबल है, ये अब ऑटोमेटिक 45 दिन में खाद में परिवर्तित हो जाएंगे। इसके आने से बाज़ारों में जब इसकी मांग बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं थर्माकोल या प्लास्टिक के जो भी उपकरण, जो खाने के बर्तन जो मार्केट में दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं समाप्त होंगे और देश को इससे इस जो बनाए गए बर्तन वो फ़ायदेमंद होंगे। कानपुर से रामजी शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया। पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए एनएसआई ने एक पहल की है। देश की पहली कैंटीन कानपुर में खोली गई है, जहां पर बायोडिग्रेडेबल बर्तनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इस्तेमाल के बाद खाद का काम करेगी। इस पहल के साथ प्लास्टिक और थर्माकोल के बर्तन को टाटा बाय बाय कहा जा सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं लखनऊ में एसटीएफ का फर्जी दरोगा गिरफ्तार हुआ है। आरोपी अमित शर्मा को एसटीएफ ने मेरठ से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी खुद को दरोगा बताकर लोगों से वसूली करता था और पुलिस ने आरोपी के पास से आईडी कार्ड और अन्य सामान भी बरामद किया है। वहीं लखनऊ में विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। एलडीए जोन 5 जानकीपुरम में अवैध निर्माण पर एलडीए का बुलडोजर चला है। मौके पर भारी पुलिस बल भी वहां तैनात है। पीएसी के जवान वहां पर तैनात। संभल में 30 करोड़ की 7 बीघा सरकारी जमीन हड़पने के आरोप में बहजोई के नगर पालिका अध्यक्ष समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। आरोपी पालिका चेयरमैन रमेश चंद्र फरार है, तो वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को उसकी पत्नी समेत गिरफ्तार किया गया। बता दें कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर 30 करोड़ की कीमत की 7 बीघा सरकारी जमीन हड़पने का आरोप है। वहीं कानपुर की अदालत घेरे में फिल्म अभिनेता कंगना रनावत आ चुकी हैं। सीजेएम कोर्ट ने कंगना रनावत के खिलाफ सरदार रंजीत सिंह के आवेदन पर परिवाद चलाने का आदेश दिया है। कंगना रनावत पर सिख समुदाय के भावनाओं को अपमान करने का आरोप है। कंगना रनावत के खिलाफ 156(3) का प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया, क्योंकि कंगना रनावत ने सिख समुदाय को खालिस्तानी आतंकवादी करके ट्वीट किया था और ये कहा था कि इंदिरा गांधी के समय, जब इंदिरा गांधी के समय में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने सिख समुदाय को मच्छरों तरीके जूतों से मसल दिया था, जिस पे सिख समुदाय रुष्ट होकर रणजीत सिंह खालसा मेरे पास आए। 156(3) का प्रार्थना न्यायालय में दाखिल किया, जिस पर न्यायालय सीएमएम कानपुर नगर द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया गया, जिसपे 30/4 को रणजीत सिंह खालसा के बयान न्यायालय में दर्ज होंगे। कंगना वहीं कानपुर में एमएलसी चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज सरसिया घाट स्थित कार्यालय से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। कानपुर में कुल 12 पोलिंग स्टेशन बनाए गए और कल सुबह 8 बजे से एमएलसी चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। पोलिंग पार्टियां हमारी तैयार हैं। उनको पूर्व में भी 2 बार प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आज चलते चलते लास्ट ब्रीफिंग इनको की जा रही है और सारे 12 अपने जनपद में 12 पोलिंग सेंटर हैं। पोलिंग सेंटर पे सीपीएमएफ फोर्स की सारी व्यवस्था है। बसों में बैठ करके सीपीएमएफ की पोलिंग पार्टियां जाने के लिए तैयार हैं। कल प्रातः 8 बजे से मतदान प्रारंभ होगा और 4 बजे तक संपन्न हो जाएगा। मतदान समाप्ति के बाद पूरी पोलिंग पार्टियां यहां आ जाएंगी अपनी सामग्री के साथ। सारी सामग्री एकत्रित करके हम लोग फतेहपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी फतेहपुर को सुपुर्द कर देंगे। वहीं लखनऊ के डालीगंज में बिजली विभाग ने अभियान चलाया और अभियान के दौरान लोगों का बिजली बिल, मीटर और बिजली कनेक्शन चेक किया गया। छापेमारी के दौरान एक ऐसे घर मिला जिसमें मीटर के पास से बिजली चोरी की जा रही थी। तो वहीं विद्युत विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद भी शहर के हाईलाइन लॉस क्षेत्रों में बिजली चोरी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। ठीक है, लगवा दे रहे हैं अभी। ओके, मीटर से पहले तार काट के इनके में चोरी हो रही है। वहीं गाजियाबाद के खुदरा बाजार में नींबू के दामों में उछाल आया है। नींबू 200 रुपए किलो बिक रहा है। रमजान और गर्मी में नींबू की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई। नींबू के दाम बढ़ने से बिक्री पर भी असर देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही।